से इस्माइल तक के बंदरगाह को क्यों जला रहे हैं पुतिन? मॉस्को की सबसे बड़ी रिटेल चेन को क्यों बार बार टारगेट कर रहे हैं जेलेंस्की? क्या पुतिन अब यूक्रेन की अर्थव्यवस्था और दुनिया की अनाज सप्लाई को निशाना बना रहे हैं? क्या रूस और यूक्रेन की जंग फ्रंट लाइन से बहुत आगे बढ़ गई है? जंग को लेकर जेलेंस्की के दिमाग में क्या चल रहा है? क्या यूक्रेन का जवाबी हमला रूस के एग्रेशन को रोक पाएगा? क्या आने वाली सर्दियों से पहले यूक्रेन को आर्थिक रूप से तोड़ना चाहते हैं पुतिन? समंदर के किनारे बसा एक शहर जहां कभी जहाजों की आवाज सुनाई देती थी, जहां अनाज से भरे जहाज दुनिया के अलग अलग हिस्सों के लिए रवाना होते थे, आज वहीं आसमान से तबाही बरस रही है। ओडेसा से इस्माइल तक 17 अगस्त की रात रूस ने एक बार फिर यूक्रेन के दक्षिणी बंदरगाहों पर हमले कर दिए। ओडेसा के इस्माइल में पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। इस्माइल रोमानिया बॉर्डर के करीब डेन्यूब नदी पर यूक्रेन का सबसे बड़ा नदी बंदरगाह है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया उन्होंने मिलिट्री कार्गो उतारने वाले टर्मिनल, पश्चिमी मिलिट्री इक्विपमेंट और हैंगर और नेवल ड्रोन के डिपो को निशाना बनाया। इस्माइल यूक्रेन का डेन्यूब पर सबसे बड़ा बंदरगाह है और युद्ध के दौरान इसकी अहमियत और बढ़ गई क्योंकि रूस के ब्लैक सी दबाव के बीच यूक्रेन ने डेन्यूब के रास्ते को एक वैकल्पिक एक्सपोर्ट कॉरिडोर की तरह इस्तेमाल किया। इस्माइल से निकलने वाला माल डेन्यूब के रास्ते रोमानिया की तरफ और फिर यूरोप के दूसरे हिस्सों तक पहुंच सकता है। यानी रूस अगर ब्लैक सी के रास्ते को दबाता है तो यूक्रेन के पास डेन्यूब का रास्ता मौजूद रहता है, और अगर डेन्यूब के बंदरगाह भी लगातार हमलों की जद में आ जाए तो यूक्रेन की पूरी एक्सपोर्ट चेन पर दबाव बढ़ जाएगा। इस्माइल सिर्फ एक पोर्ट नहीं है, ये यूक्रेन की युद्ध के दौरान लॉजिस्टिक्स की लाइफलाइन है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक डेन्यूब के बंदरगाहों ने युद्ध के बाद यूक्रेन के वैकल्पिक निर्यात रास्तों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस्माइल, रेनी और दूसरे डेन्यूब पोर्ट यूक्रेन को यूरोपीय बाजारों से जोड़ने वाली लॉजिस्टिक्स चेन का हिस्सा है। उसी रात ओडेसा में भी हमला हुआ। रूस की सेना ने पेट्रोल बोट और फ्यूल स्टोरेज टैंकों पर भी हमला किया। यूक्रेन ने दावा किया कि इस हमले में एक नागरिक जहाज तबाह हो गया जबकि कई लोग घायल हो गए। जुलाई से ही रूस ब्लैक सी और डेन्यूब के बंदरगाहों को निशाना बना रहा है। ओडेसा, चोर्नोमोर्स्क, पिवदेनी और इस्माइल एक के बाद एक हमले हुए। यूक्रेन ने सिर्फ जुलाई में ही 57 नागरिक जहाजों को निशाना बनाए जाने का दावा किया। 22 बार समंदर में हमले हुए जबकि 67 बार पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। हार्मूज के बाद ब्लैक सी भी अब दुनिया का सबसे खतरनाक शिपिंग रूट बन चुका है। Ще одне була доповідь переговорної команди. Ми передали американській стороні наші пропозиції, і Америка може і допомогти нашому захисту, і передусім з ППО, і тиснути на Росію заради того, щоб плани були інші, готувати закінчення війни, а не затягування. रूस अब सिर्फ यूक्रेन के ब्लैक सी पोर्ट पर ही दबाव नहीं बना रहा है बल्कि वैकल्पिक रास्ते को भी टारगेट कर रहा है। यहाँ रूस की स्ट्रेटजी समझने की जरूरत है क्योंकि बंदरगाह पर हमला सिर्फ एक बिल्डिंग पर हमला नहीं होता। बंदरगाह के साथ जुड़ा होता है गोदाम, ईंधन, रेलवे, सड़क, क्रेन, कंटेनर, अनाज के भंडार और सबसे अहम समुद्री जहाजों की पूरी सप्लाई चेन। अगर पोर्ट पर हमला होता है तो सिर्फ पोर्ट बंद नहीं होता, उसका असर खेत से लेकर जहाज तक और जहाज से लेकर विदेशी बाजार तक पहुंचता है। यही वजह है कि ओडेसा के बंदरगाहों पर हमले को सिर्फ मिलिट्री एक्शन की तरह देखने से
पूरी तस्वीर छोटी हो जाएगी। रूस का प्लान यूक्रेन के पूरे सप्लाई चेन को तोड़ने का है, यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने का है और यूक्रेन से यूरोप तक पहुंचने वाले सामानों को रोकना है। दो 2022 में जब रूस ने यूक्रेन के बंदरगाहों को ब्लॉक किया तो सिर्फ यूक्रेन की अर्थव्यवस्था ही प्रभावित नहीं हुई, पूरी दुनिया में अनाज की सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ी। दो 2022 में यूएन और तुर्की की मध्यस्थता से ब्लैक सी के रास्ते यूक्रेनी अनाज की आवाजाही शुरू हुई। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक इसके करीब 33 मिलियन टन अनाज और ऑयल सीड का निर्यात हुआ। लेकिन जुलाई 2023 में रूस के इस व्यवस्था से बाहर निकलने के बाद यूक्रेन के समुद्री निर्यात पर फिर बड़ा दबाव आया और अब 2026 में रूस ने फिर से यूक्रेन के बंदरगाहों को टारगेट करना शुरू कर दिया है। लेकिन कुछ ड्रोन अपने टारगेट तक पहुंचने में कामयाब रहे, जिसके बाद मॉस्को के आसपास रूस की सबसे बड़ी ऑनलाइन रिटेल कंपनियों में से एक वाइल्ड बेरीज के वेयरहाउस में आग लग गई। रूस का आरोप है कि यूक्रेन ने जानबूझकर ऐसे आर्थिक और लॉजिस्टिक ठिकानों को निशाना बनाया और यही यूक्रेन की नई रणनीति है। लेकिन फ्रंट लाइन पर रूस को पीछे धकेलना मुश्किल है, तो रूस के पीछे जाकर उसकी युद्ध क्षमता पर चोट पहुंचाने की कोशिश में जुटा है। तेल, फ्यूल, मिलिट्री इंडस्ट्री, लॉजिस्टिक्स और अब रूस के बड़े शहरों के आसपास के इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी यूक्रेन की कोशिश है कि रूस को यह महसूस कराया जाए कि अगर युद्ध यूक्रेन की जमीन पर जारी रहेगा तो रूस के अंदर भी इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। Важливо все прискорити і від європейських наших партнерів, і від Сполучених Штатів Америки. Продовжуємо виконувати план далекобійних санкцій проти Росії за війну, нафтова галузь, постачання для окупаційного контингенту, наші українські мідстрайки та далекобійні удари – це наші відповіді на те, що Росія робить проти України. लेकिन रूस भी पीछे हटने के मूड में नहीं। मॉस्को पर यूक्रेनी हमले के कुछ ही घंटों के भीतर रूस ने यूक्रेन के खार्किव इलाके में बड़ा हमला किया है। पश्चिमी यूक्रेन से लेकर खार्किव तक रूसी हमलों का सिलसिला जारी है। यूक्रेन का दावा है कि रूस ऐसे इलाकों में हमला कर रहा है जहां रिहायशी इमारतें, कैफे और दुकानों के साथ कई प्राइवेट दफ्तर भी हैं। यानी दोनों तरफ से अब एक ही फॉर्मूला दिखाई दे रहा है। तुम हमारे शहरों और इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाओगे, हम तुम्हारे शहरों और इंफ्रास्ट्रक्चर तक पहुंचेंगे। और यही वजह है कि आने वाले दिनों में सबसे बड़ा खतरा सिर्फ फ्रंट लाइन ही नहीं बल्कि एयर वॉर का है। रूस के पास सबसे बड़ी संख्या में मिसाइल और ड्रोन, और यूक्रेन ने लंबी दूरी तक मार करने वाले ड्रोन और मिसाइलों की अपनी क्षमता तेजी से बढ़ाई है। यूक्रेन के ड्रोन अब रूस के अंदर सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों किलोमीटर दूर तक मौजूद टारगेट को निशाना बनाने की ताकत दिखा रहे हैं। यूक्रेन की डीप स्ट्राइक कैंपेन में तेल रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल प्लांट और मिलिट्री इंडस्ट्रियल साइट्स लगातार निशाने पर रहे हैं। वॉर एक्सपर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन के लॉन्ग रेंज ड्रोन हमलों ने रूस के फ्यूल प्रोडक्शंस पर भी दबाव बढ़ा दिया है। ओडेसा से इस्माइल तक रूस का हमला और मॉस्को तक यूक्रेन के ड्रोन, दोनों घटनाएं एक ही कहानी बता रही हैं। फ्रंट लाइन भले करीब 1250 किलोमीटर की हो, लेकिन जंग की पहुंच उससे कहीं ज्यादा बड़ी हो चुकी है। रूस यूक्रेन की सप्लाई चेन और एनर्जी को तोड़कर दबाव बनाना चाहता है। यूक्रेन रूस की वॉर मशीन को उसके घर के अंदर जाकर चोट पहुंचाना चाहता है और दोनों की कोशिश है कि अगली बातचीत की टेबल पर दूसरा पक्ष कमजोर होकर पहुंचे। लेकिन सवाल अब यह है कि सर्दियां आने से पहले कौन टूटेगा, यूक्रेन की अर्थव्यवस्था या रूस की वॉर इकोनॉमी, या फिर दोनों देशों को आखिरकार बातचीत की टेबल पर आना पड़ेगा। क्योंकि मिसाइलों की ये लड़ाई अब सिर्फ जमीन जीतने की लड़ाई नहीं रही है, ये लड़ाई है किसकी अर्थव्यवस्था
ज्यादा देर तक युद्ध को झेल पाएगी? किसका एयर डिफेंस ज्यादा देर तक टिक पाएगा और किसके पास अगली सर्दी से पहले दुश्मन पर दबाव बढ़ाने की ज्यादा ताकत होगी?